देखिए असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे हम। 85 देखो, 85 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो है 211 तो बताओ सिक्स्थ कौन सा होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए चलिए कार्बन लिखते हैं। कार्बन का Z कितना होता है 6, तो कैसा लिखोगे 1s2 2s2, तो यानी 2s2 2p2 ये होता है। बोलो भाई, अब ये हो गया 2p बेटा, 2p हो गया। 2p की कितनी ऑर्बिटल्स हो गई? 3 ऑर्बिटल्स हो गई। अब इलेक्ट्रॉन एक एक करके आएगा, बताओ एक एक करके आएगा विद पैरेलल स्पिन। मानते हो ये बात? तो अगर ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? सिक्स्थ। मानते हो ये बात? ठीक, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि n क्या होगा 2 और l क्या होगा? Lp के लिए क्या होता था 1, याद करो SPDF। l की वैल्यू क्या होती थी? 0 1 2 3। अब इससे ज्यादा हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम अपने मन से नहीं बता सकते। सर m की 3 वैल्यू होती हैं, तो m में ये -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सर आप तो हमेशा लिख देते थे ऐसे -1 0 +1, तो वो तो मैं लिखने के लिए लिखता था ना। तो पहला वाला जो है ये कोई भी ऑर्बिटल हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी और +1 भी। लेकिन ये खुद बताओ ये क्या कह रहा है कि m की वैल्यू क्या है 1, यानी ये m क्या है +1, यानी ये क्या होगा? या तो -1 होगा या तो 0 होगा। मानते हो? क्योंकि 3 ही वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक m हो सकता है। एक चीज फिक्स है, अगर इसकी स्पिन +½ है, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, सुनिए, तो 6 के बारे में मैं क्या बोलूंगा? 6 के लिए भी n क्या होगा 2, l क्या होगा 1, m क्या होगा -1 या फिर 0। लेकिन स्पिन क्या होगी? ½ क्यों? बिकॉज ऑफ हुम्स रूल। हुम्स रूल के हिसाब से बताओ स्पिन क्या होगी? बताओ बेटा, पैरेलल होगी स्पिन। तो जो इसकी स्पिन वही इसकी स्पिन। तो ये देखो, ये ऑप्शन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये सवाल का खेल स्पिन का ही है। स्पिन ये नहीं हो सकती, क्यों? बिकॉज ऑफ हुम्स रूल। तो मुझे उम्मीद है कि +½ एक ही ऑप्शन में होगा। चलो देखते हैं भाई। देखो A और C तो ऐसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें स्पिन क्या दी है? -½ which is not possible। तो A और C तो ऐसे ही कट गए। B और D ही हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो D भी नहीं हो सकता। D क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो खुद कह रहा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का +1 है, तो 5वां यहां रखोगे तो 6ठा यहां तो रखोगे नहीं बेटा। खुद बताओ, 6ठा अगर यहां रख दोगे तो किसका वायलेशन हो जाएगा? हुम्स रूल का। इसीलिए सिक्स्थ कहां रखोगे तुम? यहां रखोगे। इसीलिए डी भी नहीं हो सकता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा सवाल था। ठीक, कोई पूछे कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाता है? बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाता है? ग्राउंड स्टेट। ध्यान रखना, जितने भी आफबाउ प्रिंसिपल से पढ़ाए और जितने भी एक्सेप्शनल पढ़ाए वो सारे के सारे क्या थे? ग्राउंड स्टेट। वो सारे के सारे क्या थे? ग्राउंड स्टेट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 भी इसके बाद रिवाइज कर लेना। रिवाइज क्वेश्चन 49 करा चुका हूं मैं। ठीक, अब देखो 51 कौन सा ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो देखो 3p6 4s2 3d8। एक एक सारे लिखता हूं मैं। 3p6 4s2, इसको 3d बोल लो, यहां p लिखा है बेटा, इसको d बना लो। p की जगह d, मिसप्रिंट है ये, ठीक है। c वाला 3p6 4s1 3d10। d वाला 3p6 4s1 3d5। ठीक है, तो यहां d कर लेना। अब देखो 4s2 3d8 ग्राउंड स्टेट है, ये आफबाउ के हिसाब से सही। 4s2 3d9 ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सही है किसके हिसाब से? आफबाउ के हिसाब से।
लेकिन याद करो 4s2 तक कितने होते थे 20 और 3d9 मिलाकर कितने हो गए 29। यानी ये किसकी बात कर रहा है कॉपर की। तो कॉपर की ये तो होती नहीं है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये कॉपर क्या होता था एक्सेप्शन, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता था आगे, क्योंकि ये क्या वायलेट करता था हुम्स रूल। तो अफवाह के हिसाब से ये सही थी, लेकिन सच में ये गलत थी बिकॉज ऑफ हुम्स रूल। तो इसीलिए ये गलत है। ये देखो ये सही है, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की, अफवाह के हिसाब से ये होनी चाहिए, लेकिन असली किसकी होती है क्रोमियम की। ये देखो 24 होगी, यहां तक 3p6 तक 18 और 6 24, यानी किसकी बात कर रहा है क्रोमियम की। तो क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट, कॉपर की एक्सेप्शनल ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट। एक्सेप्शनल इतनी थी सारी किसमें होती है ग्राउंड स्टेट में, ये भी किसमें हुई ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ये अफवाह को फॉलो कर रही है। अफवाह को फॉलो करे या एक्सेप्शनल हो तो वो किसमें होगी ग्राउंड स्टेट में, और ये वाली फॉलो नहीं कर रही है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 54 85 51 54 देखिए भाई 54 अब तुम खुद बताओ 1s2 2s2 2p5 3s1, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी किसकी बात कर रहा है नियॉन की। तो पहले अगर कोई पूछे ग्राउंड स्टेट में है कि नहीं, तो पहले चेक करो कि अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता तो यहां पर क्या होना चाहिए था 2p6। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले ये भरेगी, फिर ये भरेगी, फिर ये भरेगी, जब ये पूरी भर जाएगी यानी इसमें 6 के 6 आ जाएंगे, तभी इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। बोलो यही तो कहता है ना अफबाउ। लेकिन ये देखो क्या कर रहा है, अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। तो सर ये दोनों भी तो कर रहे थे अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट, ये देखो 4s1 4s1, लेकिन ये दोनों तो एक्सेप्शन थे, ये प्रूवन एक्सेप्शन है। लेकिन ये बताओ ऐसा कोई एक्सेप्शन पढ़ा है क्या आपको कि 2p6 से 3s1 में चला जाए, नहीं। तो यानी ये कैसी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये अफबाउ का वायलेशन है। दूसरा जो हमने एक्सेप्शन याद करी है उसमें से भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ये आपको ज्यादा क्लियर होगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, तब आपके लिए ये बेबी क्वेश्चन हो जाएगा। हो सकता है अभी आपको इस सवाल में दिक्कत आती हो कि एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट कौन सी है, लेकिन जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तब ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो 54 51 85 83 देखो 83 और 78। भाई ड्यूटेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1d2 होता है। ड्यूटेरियम में होता क्या, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 1s1, याद करो भाई ड्यूटेरियम हो, हाइड्रोजन हो या ट्रिटियम हो, तीनों ही क्या होते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं सेम, डिफरेंट क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो तीनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s1। देखो 78 पूछ रहा है, बताओ 4s 4p 4d किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो याद करो अगर अफबाउ प्रिंसिपल लगाओगे तो किस पे लगाओगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन पे। मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या लगाते हो n+l, तो अगर n+l लिखो तो इसकी 4 + 0 = 4, 4 + 1 = 5, 4 + 2 = 6। तो अगर अफबाउ प्रिंसिपल लगाओगे तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी 4d की। लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल किस पे लगता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन पे। हाइड्रोजन क्या है, सिंगल। हाइड्रोजन क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हाइड्रोजन में केवल एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी, याद करो आपको बताया था, एनर्जी डिपेंड करती थी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ऐसा क्यों होता है सर, बेटा इसलिए होता है क्योंकि बोर ने देखो
केवल इसको कंसीडर किया था। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो वो बोलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, साथ में इनका फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्शन भी होगा। इसी तरह देखो बाहर वाली शेल में सपोज ये इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसका रिपल्शन, इसका रिपल्शन, इसका रिपल्शन, इसका रिपल्शन, इसका रिपल्शन, इन दोनों का रिपल्शन, इसका रिपल्शन, इससे इसका रिपल्शन, इतने सारे रिपल्शन आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन में अबव प्रिंसिपल लगता है और हाइड्रोजन में क्या होता है, सिर्फ ये लगता है 4s 4p 4d। और मैं फिर से बोलूंगा, कई बच्चे जो 2-3 बच्चे खास करके बार-बार मुझे वही पॉइंट पूछ रहे हैं कि सर एक्सेप्शन आया, तो एक्सेप्शन क्यों आया, अबव प्रिंसिपल के हिसाब से क्यों नहीं हुआ। तो मैं फिर आपको बताता हूँ, अबव प्रिंसिपल भी अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है। जो सही प्रिंसिपल है वो आपको जाके एमएससी में, अगर आप एमएससी करोगे, आप स्पेशलाइजेशन करोगे अगर, वो भी क्वांटम फिजिक्स में, मतलब क्वांटम फिजिक्स बोल लो, क्वांटम केमिस्ट्री बोल लो, तब जाके आप वो सब पढ़ोगे। तो अभी के लिए एक्सेप्शन आप यही मानो, याद करने हो। ठीक है, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ध्यान रखना, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n, नॉट l। देखिए बहुत देर पढ़ाता रहा, उसमें रिकॉर्डिंग ही पॉज हो गई थी, पता नहीं कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। एम शेल का मतलब क्या होगा, KLM। एम शेल का मतलब थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में कितने हैं, तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो थर्ड शेल 3 वाली हो गई, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 36 मुझसे कई बच्चों ने पूछा था। ठीक है, देखो 1s 2s 2p 3s। 1s का मतलब क्या, वो फर्स्ट शेल में तो है कम से कम, 2s 2p का मतलब सेकंड शेल, और इसमें तो कह रहा है कि इसमें से कौन फोटोन एब्जॉर्ब तो कर सकता है लेकिन एमिट नहीं कर सकता। एब्जॉर्ब कर सकता है मतलब एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में है तो बाहर से एनर्जी दोगे ये हायर चला जाएगा, सेकंड वाले में है बाहर से दोगे एब्जॉर्ब करेगा हायर में जाएगा, थर्ड में है बाहर से एनर्जी दोगे एब्जॉर्ब करेगा हायर में जाएगा। ठीक, हायर में जाएगा। अच्छा, फोटोन इमिट कब करेगा, मान लो ये इमिट कब कर सकता है, जब ये नीचे वाली स्टेट में आएगा तो इमिट करेगा, नीचे आएगा तो इमिट करेगा। तो यानी 3s इमिट कर सकता है, 2s 2p इमिट कर सकता है, लेकिन फर्स्ट शेल से नीचे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट शेल में क्या है, फर्स्ट शेल के नीचे तो क्या आता है, न्यूक्लियस। तो ये एब्जॉर्ब तो करके हायर स्टेट में जा सकता है, लेकिन ये एमिट नहीं कर सकता, क्योंकि एमिट करेगा तो एमिट करने के बाद इसको किस में आना पड़ेगा, लोअर एनर्जी में। और फर्स्ट शेल के नीचे लोअर एनर्जी कोई है ही नहीं, सीधे क्या आ जाता है, न्यूक्लियस। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 36 का 1s। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए हम 3 क्वेश्चन का सेट करेंगे। सेवेंटी 76 और 75। देख लो इस बार में रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। देखो 77 इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है n प्लस l इसका 5 हो। अब इस बार क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो पॉसिबिलिटी n और l की, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि l की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है,
बताओ बेटा, n-1। L की इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? L की 2 - 1 यानी 1, ये तो 3 हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बताओ सब शेल कौन सी हो जाएगी? 5s, ये हो जाएगी 4p, ये हो जाएगी 3d। तो कितनी सब शेल हुई? 3 सब शेल, मैक्सिमम 3 सब शेल। ठीक, ऑर्बिटल्स कितनी हुई भाई? 5s, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5। तो मैक्सिमम कितनी ऑर्बिटल्स पॉसिबल है? मैक्सिमम 9 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। तो 9 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसने वर्ड क्या यूज किया? मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा भाई इतने आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो 76। n प्लस l कितना है? 6, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेल। तो फिर से देखो 6 + 0 6, 5 + 1 6, 4 + 2 3 + 3, लेकिन ये नॉट पॉसिबल। क्यों? l की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? n-1, तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 6s 5p 4d। ऑर्बिटल इसमें कितनी होंगी? 1 3 5। तो मैक्सिमम 3 सबशेल है कि नहीं? मैक्सिमम 9 ऑर्बिटल्स, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। ठीक है, अब देखो 75। अब मुझे बताओ 75 में और इस क्वेश्चन, अभी जो तक हमने 2 क्वेश्चन किए उनमें फर्क क्या था? देखो 75 में उसने तुम्हें मैक्सिमम नहीं पूछा है, उसने तुम्हें क्या दे दिया है? n + l 8, लेकिन उसमें साथ में क्या दिया है? एटॉमिक नंबर दिया है कितना? 105। एटॉमिक नंबर दिया है कितना? 105। तो सर हमें 105 के हमें देखने क्या है? लास्ट का ही देखना है। हम देखो NL 8 है, तो हो क्या क्या सकता है? 8 + 0 7 + 1 6 + 2 5 + 3 4 + 4, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे कौन सी हो जाएगी? 8s 7p 6d 5f। ठीक, तो इस बार पूछा गया मैक्सिमम ऑर्बिटल नहीं पूछा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा, मैक्सिमम सबशेल नहीं पूछा है, पूछा 105 में कितनी होंगी। तो 105 का हमें लिखना है एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन। तो सर क्या हमें 1s2 2s2 करके पूरा लिखेंगे? नहीं, तरीका क्या होता है? नोबल गैस का याद रखो। याद करो, ये होता था 2, अब कितना जोड़ोगे? 8, तो हो जाएगा 10। फिर से कितना जोड़ोगे? 8, हो जाएगा 18। अब कितना जोड़ोगे? 18, तो कितना हो जाएगा? 36। फिर से कितना जोड़ोगे? 18, तो कितना हो जाएगा? 54। अब कितना जोड़ोगे? 32, कितना हो जाएगा? 86। फिर से कितना जोड़ोगे? 32, तो हो जाएगा 118। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 86 में सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 66। सीधे लिखो
तो देखो 105 का अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, Rn। Rn तक कितना हो जाएगा 6p6, ठीक। 6p के बाद क्या आता है 7s 7p, यहाँ क्या लिखते हैं 6d और यहाँ क्या लिखते हैं 5f। बोलो भाई लिखते कि नहीं लिखते। अब 6p6 तक कितने हो गए 86 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 88, 14 102 और ये 3। अब खुद बताओ 7s, इसके बाद क्या आएगा 8s, इसमें भी कुछ नहीं। अब ये तो वैकेंट है, देखो ये दोनों ऑर्बिटल्स तो क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गए, है कि नहीं। अब 6d में कितनी ऑर्बिटल्स भरी हैं तुम खुद बताओ। 6d 3 है तो कितनी ऑर्बिटल्स भरी हैं, 3 ऑर्बिटल भरी हैं। और 5f 14 है, तो इसमें कितनी ऑर्बिटल्स बनी है भाई 7 ऑर्बिटल्स। तो टोटल कितनी ऑर्बिटल्स बनी है, टोटल 10 ऑर्बिटल्स, जिसमें से आर फिल्ड, जिसमें से 3 क्या है हाफ फिल्ड और 7 क्या है फुली फिल्ड, है कि नहीं। 3 क्या है हाफ फिल्ड और 7 क्या है फुली फिल्ड, ठीक है बेटा। तो देखो तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हुए 17 इलेक्ट्रॉन, जिसमें n+l कितना हो सकता है 8। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67 आईआईटी का है। देखो Fe+3 और कोबाल्ट +2, इनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा। Fe+3 और कोबाल्ट+2 के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो। तो देखो Fe 26 होता है, 2p6 3s2, सॉरी 3p6 तक कितने हो गए 20, सॉरी 4s2, अब 20 हो गए तो 3d6। Fe+3 में क्या हो जाएगा बताओ भाई, 2 यहां से जाएंगे 1 यहां से जाएगा, Fe+3 क्या हो जाएगा 3d5। 3d5 तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, देखो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोबाल्ट कितना होता शक्ति विकरण फी को 27, तो ये हो जाएगा 3p6 4s2 3d7, कोबाल्ट +2 तो 2 इसमें से हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 3d7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 3, तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+3 अपॉन CO+2 √n n+2 √n n+2 √35 अपॉन ये कितना होगा 3 × 5 15, 5 से काटा 3 7 √7 अपॉन √3, ये आंसर हो गया, यानी √7/√3, ठीक है ना। ये आईटी का क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा बी। अब देखो 95, उस दिन मैंने आपको एक बात, इसमें पूरा रिवीजन ही करा रहा हूं। जैसे P सब शेल है, P के लिए L 1 होता है, M क्या होता है -1 0 +1। तो आपको मैंने बताया था कि जो Z वाली है, जैसे PZ,
तो इसके लिए m की वैल्यू 0 रखते हैं। क्यों? बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होते हैं? अनरिटन रूल्स। और ये क्या हो सकता है? +1 या फिर -1। और ये क्या हो सकता है? -1 या फिर +1, क्योंकि m को 0 के पास, z वाले को 0 के पास वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये नीट 2017 या 18 में भी ये पार्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो px की वैल्यू +1 होगी तो py की वैल्यू -1, px की वैल्यू -1 होगी तो py की वैल्यू +1। अब देखो, अब इसी तरह जो d सब सेल है उसमें क्या होगा? dz², dzx, dzy, dxy और dx² -y², ये 5 ऑर्बिटल्स हुई। तो m की वैल्यू इसमें क्या होती है? -2 से 0 तक। अब z वाले को हमें 0 के पास रखना है, तो dz² है, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या रखोगे? 0 के सबसे पास। अब इन दोनों में देखो z है, ठीक है, तो 0 के पास कौन सी हुई? -1 या फिर +1। ठीक, तो अब ये xy है, ये भी xy है, मतलब दोनों में x और y ही है, तो ये क्या होगी? +2 या फिर -2, ये क्या होगी? -2 या फिर +2। समझे बात को? तो जो z वाला है ये नीट 2018 में या 17 में आया है, उसको 0, उसकी वैल्यू m की 0 के पास रखते हैं। अब देखिए 108 में क्या पूछा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव, इनके बारे में पूछा है। ठीक, अब बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों सेम वेलोसिटी? क्योंकि भाई सारी की सारी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही चलती हैं। बी वाला, मैटर वेव जनरली उनकी वेलोसिटी कम होती है, भाई ये भी सही है। मैटर वेव आर एमिटेड बाय मटेरियल पार्टिकल, देखो ये गलत है। आपको बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो एमिट होती हैं, जैसे बल्ब से एमिट होकर लाइट मेरी तरफ आ रही है। लेकिन मैटर वेव जो होती हैं वो मैटर के साथ एसोसिएटेड होती हैं, दे आर नॉट एमिटेड। ऐसा तो नहीं मास कम हो जा रहा है, अगर एमिट होगी तो मास कम हो जाएगा, तो ऐसा होता ही नहीं। तो सी वाला गलत है। और डी वाला क्या कह रहा है? तो इसमें पूछा यही है कि गलत कौन सा है। तो डी वाला क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड में होती है, लेकिन मैटर वेव में नहीं होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 108 भी क्या है? ए, बी और डी सही है, और सी वाला क्या है? गलत है। एक 110 पूछ रहा है कि लैम्डा किसका हाईएस्ट होगा अगर सबकी वेलोसिटी सेम हो। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इक्वल टू h/mv। अगर वेलोसिटी सेम है यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिसका मास ज्यादा उसका लैम्डा कम होगा। ठीक, अब देख लेते हैं CO2, SO2, अमोनिया, न्यूट्रॉन। तो मास देखते हैं, कार्बन का 12 और ये 44 AMU में लिख देता हूँ। SO2 का, सल्फर का 32, तो ये कितना हो जाएगा? 64। अमोनिया का 17 और न्यूट्रॉन का 1 AMU। तो खुद बताओ मास किसका ज्यादा है? SO2 का, फिर CO2 का, फिर अमोनिया का और फिर न्यूट्रॉन का। तो लैम्डा किसका ज्यादा होगा? उल्टा होगा। गिवन सबकी वेलोसिटी क्या है? सेम है। एक 111 भी देखो इसी टाइप से कर सकते हैं कि सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल दिया उसने, हालांकि ये सवाल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मान लो सेम वेलोसिटी से है।
ठीक, तो हम फिर से यही करेंगे। देखो इस बार क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 0.0005 एमयू, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, नियॉन का 10। तो कोई बताओ मास किसका ज्यादा है? नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ (112) कह रहा है हीलियम एटम है। हीलियम एटम का मास कितना होता है बेटा? 4 एमयू। ठीक है, स्पीड दी है 2.4 इंटू 10⁻²। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, तो लैम्डा क्या होता है? h/mv। ठीक, तो h कितना है? 6.6 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। तो एसआई में है तो हमें बाकी सब चीजें भी एसआई में रखनी पड़ेंगी। अब मास 4 एमयू, 1 एमयू कितना होता था? 1.66 इंटू 10⁻27 kg इंटू वेलोसिटी है 2.4 इंटू 10⁻²। ये देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.6 अपॉन 4 इंटू 1.66 इंटू 2.4। ऊपर 10⁻34 है, नीचे बैक बेस से में पावर ऐड कर दो तो 10⁻27 25, क्योंकि इसमें 2 ऐड करोगे। ठीक है, अभी देखो 6.6 है, तो सपोज हम इधर ले आए डेसिमल, तो ये कितना हो गया? 66। तो जब डेसिमल राइट में लाते हो तो 10 की पावर 1 कम कर देते हो, तो भाई -34 थी तो कितनी हो गई? -35। तो इसको ऊपर ले गए तो ये कितना हुआ? 66, ये काट दो 2 से, ये कितना आ गया? 33। तो 33 अपॉन 1.66 इंटू 4.8 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, 10 की पावर -10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, क्वेश्चन कौन सा था? 112। अब खुद देखो, ये वैल्यू कितनी होगी? ये देखो 4.8 इंटू 1.66, अगर ये 5 होता, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये वैल्यू 10 की पावर -10 मीटर है। ठीक है, देखो जिसको नहीं कैलकुलेट करना है तो मैं बता दूं, आंसर हो जाएगा ए, जो सोच सकता है, क्योंकि देखो 0.416 नैनोमीटर, इसका मतलब वो 4.16 एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू अगर आप गैस कर सको, सपोज इसको 5 मान लो और इसको 1.6, तो 5 इंटू 1.6 कितना होता है? 9, और 9 4 जा कितना होता है? 36। यानी इसको मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड करोगे इस चीज से तो ये 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते, इसको 5 मानो, इधर थोड़ा सा बढ़ाओ, इधर थोड़ा सा कम करो, और इसको 1.6 मानो, तो 5 इंटू 1.6 कितना होता है? 9। तो अगर 32/9 करोगे तो 9 4 तक 36 आता है, यानी ये इसी के आसपास आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 4.16। और अगर तुम्हें नहीं आता है तो करके देख लो, ये आ जाएगा 4.16 इंटू 10 की पावर -10। डेसिमल इधर ले जाओ क्योंकि नैनोमीटर में मीटर, तो ये कितना होता है? नैनोमीटर। बस हो गया सवाल। टेम्परेचर का सर क्या यूज है? कोई यूज नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक 119वां में करा चुका हूं कि अगर एक्सेलरेट करोगे किसी भी चार्ज को तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? Q इंटू वी, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। याद करो, करा चुका हूं ये कॉपी में।
अब देखो 121, बी ए कितना है 0.05 मीटर पर सेकेंड, बी बी कितना है 0.02 मीटर पर सेकेंड, एम बी कितना है 5 टाइम्स मास ऑफ ए, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू एच अपॉन एम ए बी ए, एच अपॉन एम बी बी, ये कट गया, तो एम बी 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 अपॉन एम ए बी ए, एम बी कितना होगा 5 टाइम्स एम ए, बी बी कितना 0.02, एम ए तो एम ए है ही, और बी ए कितना 0.05, डेसिमल डेसिमल हट गया, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, देखो 124, देखिए आपको बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, अप्रोक्सीमेटली सेम मान लेते हैं, और बहुत ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हमने पढ़ा था मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, लगभग मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये होता है 1840। तो देखा जाए तो लगभग लगभग सेम ही होता है। ठीक है, अब देखो क्या करें 124 में कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की बराबर है डी ब्रॉगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन की। ऐसा कब होगा, तो चलो भाई देखते हैं। यानी H अपॉन एम ई वी ई इज इक्वल टू H अपॉन एम एन वी एन, ये कट गया। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन 1840, ये कट गया। यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1840 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। देखो बोर मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो देखो रिडबर्ग फार्मूला तो एक्सप्लेन हो ही रहा था, ये भी याद रख लेना। ये पॉइंट चाहो तो कॉपी में लिख लेना कि बोर मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन रिडबर्ग फार्मूला। क्यों, बोर ने क्या बोला था, इधर देखो रिडबर्ग फार्मूला ने क्या बोला था, समझिए कैसे। ये जो लैम्डा है वो किस पे डिपेंड करता है, n1 n2 पे। यानी ये जो लाइन आती है, ये लाइन किस पे डिपेंड करेगी, n1 n2 पे। और यही बोर ने बोला था कि अगर n2 से n1 अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो एक वेवलेंथ निकलेगी जो किस पे डिपेंड करेगी, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी पे। इसीलिए रिडबर्ग के फॉर्मूले को बोर एक्सप्लेन कर लेता है, लेकिन सी वाले को भी कर लेता। प्लैंक क्वांटम थ्योरी को पहली बार यूज तो किसने किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बोर ने ही किया था। और सी वाला रदरफोर्ड को भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
याद करो, बोर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि बोर ने क्या बोला था, टू डायमेंशनल डेफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट्स, और बोर को वेलोसिटी भी पता थी, यानी बोर को पाथ भी पता था और बोर को स्पीड भी पता थी। स्पीड यानी मोमेंटम, तो दोनों चीजें एक साथ पता नहीं हो सकती। बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों चीजें एक साथ पता नहीं हो सकती हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। और याद करो कि उस समय जब हाइजेनबर्ग ने अपना ये प्रिंसिपल दिया था, उस समय वो बोर का ही असिस्टेंट था, समझ गए। और यही क्वेश्चन नंबर 130 में भी यही चीज लिखी है। अब देखो लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, 8 और पहले 12। इन 3 क्वेश्चन का एक सेट है। पहले 12 देखो, याद करिए बोर ने क्या बोला था कि mvr एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, nh/2π। ठीक, याद करो बोर ने ये बात बोली थी, और मैंने आपको बताया था कि बोर ने आपको ये बात बोली थी कि, याद करो बोर क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन केवल उस ऑर्बिट में मूव करेगा जो कि कैसी ऑर्बिट होगी, जादुई ऑर्बिट होगी। और उस जादुई ऑर्बिट का नाम क्या था, स्टेशनरी ऑर्बिट। और स्टेशनरी ऑर्बिट की पहचान क्या थी कि उस स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता था, mvr किसके इक्वल होता था, nh/2π के इक्वल होता था कि नहीं होता था इक्वल। mvr किसके इक्वल होता था, nh/2π के। ठीक, तो क्यों होता था ये बोर नहीं बता पाया। तो इट वाज लेटर प्रूव्ड बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है। डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव भी है। तो देखो वेव कितनी हो सकती हैं, देखो ये क्या हुई, एक वेव। ठीक, तो अब जैसे ये देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये बताओ यहाँ मैंने कितनी वेव बनाएंगे, तो यहाँ से यहाँ एक वेव, यहाँ से यहाँ 2 वेव, और यहाँ से यहाँ मैंने कितनी वेवलेंथ बनानी, 3। ये देखो यहाँ से यहाँ एक वेव हुई, इसको ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे ये देखो, इसको ये मान लो, ये एक वेव हुई, देखो तो मैंने कितनी वेव बना दी, 3। तो बोर ने क्या बोला कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स बनाएगा, 8। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स बनाएगा, 2। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स बनाएगा, 3। फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स बनाएगा, 4। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स बनाएगा, n। ये बात आपने अभी याद रखनी है कि nth ऑर्बिट में कितनी वेव्स बनाएगा, n। ठीक, तो अब सपोज करिए, ध्यान से देखना कि ये nth ऑर्बिट है, चलो मान लो ये थर्ड ऑर्बिट है, चलो तो क्या लिखोगे, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा सर्कल का, 2πr3 होगा। और अगर इस हिसाब से देखो तो इसकी सरकमफ्रेंस इक्वल होगा, अगर इसको आप खोल दोगे ना, ऐसे कर दोगे और ऐसे कर दोगे, तो ये सरकमफ्रेंस यानी ये लेंथ इक्वल है किसके, इस लेंथ के। ये किसने बताया, डी ब्रॉगली ने। यानी कि ये लेंथ, वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ हुई, यहां से यहां एक वेवलेंथ, यहां से यहां 2 वेवलेंथ, यहां से यहां 3 वेवलेंथ। तो 3 वेवलेंथ इक्वल है किसके, इसके सरकमफ्रेंस के। तो 3 वेवलेंथ कब बनेगी, जब एक कौन सी ऑर्बिट होगी, थर्ड।
और फोर्थ ऑर्बिट होगी तो कितनी कितनी वेव्स बनेंगी? 4। तो अगर देखो फर्स्ट ऑर्बिट है तो हम क्या लिखेंगे? 2πr1 इज इक्वल टू 1 इंटू लेमडा। सेकेंड ऑर्बिट में क्या लिखेंगे? सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr2 और सेकेंड ऑर्बिट में वेव्स कितनी बनेंगी? 2 यानी 2 लेमडा। थर्ड ऑर्बिट में क्या लिखोगे? 2πr3 r3 और ये कितनी वेव्स बन रही है? 3 इज इक्वल टू 3 लेमडा। तो nth ऑर्बिट में क्या लिखोगे? 2πrn इज इक्वल टू n लेमडा। nth ऑर्बिट में क्या लिखोगे? 2πrn इज इक्वल टू n लेमडा। समझे ना? तो चलो इसी पे आगे हम प्रूफ करते हैं। ठीक, तो मान लो फॉर nth ऑर्बिट क्या लिखोगे? 2πrn इज इक्वल टू n लेमडा। ठीक, अब बताओ rn कितना होता था? याद करो, n स्क्वायर r1 होता था, n से n कट गया तो क्या लिखोगे? 2π r1 इंटू n इज इक्वल टू लेमडा। ये एक डेरिवेशन आया, बोलो भाई आया कि नहीं आया? ठीक, ये आ गया। इसी से देखो बोर का प्रूव होता है। कैसे? देखो बोर इससे एक तो ये प्रूव हो गया, इससे चलो बोर का प्रूव करते हैं। 2πrn इज इक्वल टू n लेमडा। लेमडा क्या होता है? h अपॉन mv डी ब्रोगली से। तो mv इधर ले जाओ, 2π इधर ले जाओ, तो mv/rn भाई ये इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर ले आओ, इज इक्वल टू क्या हो गया? h अपॉन nh अपॉन 2π। देखो बोर वाली बात आ गई। तो बोर को पता नहीं था, लेकिन बोर ने इनडायरेक्टली क्या किया था? इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर कर लिया था। याद करो मैंने बताया था आपको उस समय कि बोर के पास इस बात का जवाब नहीं था कि भाई ये ऐसा क्यों है। उसने कहा ऐसा है, मुझे क्या है क्यों है नहीं पता। चाहो तो उस दिन का वीडियो लेक्चर उठा के देख लो। ये देखो ये बोर की बात साबित हो गई। लेमडा को जैसे ये चक्कर एमवी रखोगे साबित हो जाएगी। ठीक है, ये लिखो पूरा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 8 वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं थर्ड वाला। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज x। तो वेवलेंथ थर्ड ऑर्बिट में पूछ रहा है, तो हमें पता है 2πr3 क्या होगा, 2πrn क्या होता है, n लैम्डा। तो थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, 2πr3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। r3 क्या होगा, याद करो rn कितना होता है, n स्क्वायर r1। तो r3 क्या होगा, 3 स्क्वायर r1। R3 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो ये 3 और ये 6 पाई R1 की वैल्यू क्या दी है, x इज इक्वल टू लैम्डा।
तो लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा 6 पाई x। ठीक है, और ये लैम्डा क्या डी ब्राउनली है। सेम टू सेम क्वेश्चन 8th वाला है। क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट r1 क्या है a0, तो फोर्थ में कितनी होगी, तो क्या लिखोगे इसमें 2 पाई rn इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी 2 पाई r4 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ये 2 पाई r4 को क्या लिखोगे 4 स्क्वायर r1 कितना है a0 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ये कट गया, ये लैम्डा कितना हो गया 8 पाई। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा मैग्नेटिक मोमेंट है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेनेडियम आयन की कितनी होगी। पहली बात तो वेनेडियम होता कितना है, शक्ति वक्र यानी 23। तो पहले तो देखो वेनेडियम क्या होता है 1.73 यानी अनपेयर्ड कितने होने चाहिए खुद बताओ तो, 1 अनपेयर्ड। तो 1 अनपेयर्ड है तो इससे दोनों हटाओ, पहले तो इससे हटाओगे 2 और ये 3d3 है, यानी 1 2 3 थे तो 2 इसमें से हटाओ, तो कितने हटाओगे 4। तो ये 3d1 बचना चाहिए और वेनेडियम +4 होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया ए हो गया, बस सीधे सीधे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए। अब देखो 15 कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट है 2√6। तो इसको कैसे करोगे, 2 को इसको अंडर रूट के अंदर ले जाओ, अंडर रूट के अंदर किसी को ले जाओगे, जैसे मान लो a√b है, तो a को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा a²b। तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 6 यानी अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 यानी 25 होता तो 5 होता, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी हमें देखना है इन चारों में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है। तो देखो Mn+2 Fe+3 CO+2 CO+3 Mn25 तो 3p6 4s2 3d5 3p6 4s2 3d6 3p6 4s2 3d7 3p6 4s2 3d7 +2 2 यहां से गए +3 2 यहां से गए 1 यहां से गया +2 2 यहां से गए +3 2 यहां से गए 1 यहां से गया। कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो दिख ही रहे कितने अनपेयर्ड होंगे 5, d7 बना लो 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने 3 अनपेयर्ड, इसमें कितने अनपेयर्ड हो गए बेटा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखो 18th देखिए, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम एटॉमिक नंबर यानी 1 3 यानी 1 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 19 प्रोटॉन। पूछ रहा है अगर सबका हम 2s ले लें तो किसकी एनर्जी कम होगी। तो बेटा देखो याद करिए, आपको मैंने क्या बताया था पहले, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना इलेक्ट्रॉन और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यानी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी यानी एनर्जी उतनी ही कम होगी। इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी यानी एनर्जी उतनी ही
कम होगी। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो अब याद करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F बराबर क्या होता था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 क्या होता था इलेक्ट्रॉन और Q2 क्या होता था, याद करो रदरफोर्ड में कराया था ZE, जहां Z क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कि 3 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या 11 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या 19 के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सी बात है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी पोटेशियम फिर सोडियम फिर लिथियम फिर हाइड्रोजन। तो इसीलिए एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि सभी का उसने देखो क्या लिया है 2s। ऐसा नहीं कि किसी का 2s लिया है किसी का 2p लिया है, उसने सबकी सेम ऑर्बिटल ली है। अब देखिए 20 ऑर्बिटल क्या होती है। इस क्वेश्चन से आपको ऑर्बिटल की डेफिनेशन में अगर कंफ्यूजन होगा तो क्लियर होगा। कह रहा ऑर्बिटल एक डेफिनिट ट्रैजेक्टरी होती है। क्या ऑर्बिटल एक डेफिनिट ट्रैजेक्टरी होती है? नहीं। डेफिनिट ट्रैजेक्टरी क्या होती है सर? पाथ। डेफिनिट ट्रैजेक्टरी तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से डेफिनिट तो हो ही नहीं सकता। अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव, नहीं, पहला गलत है। बी वाला इलेक्ट्रॉन की स्फेरिकल ट्रैजेक्टरी होती नहीं, एस स्फेरिकल, पी डंबल। अब देखिए सी वाला आपको बताया था ऑर्बिटल क्या होती है। अगर मान लीजिए कि ये एक रीजन है स्पेस, सपोज ये पूरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और हम ये क्या कर रहे हैं, हर एक सेकंड पर इलेक्ट्रॉन की फोटो खींच रहे हैं, तो हमें ऐसे दिख रही है। तो हमने कई हजारों सेकंड तक इलेक्ट्रॉन की फोटो खींची तो हमें ऐसे दिखी। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एक इमेजिनरी सरफेस बनाओ, ये देखो और ये देखो, एक आध डॉट बाहर भी बनाया बेटा मैंने, ये डॉट बनाया, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये भी बनाया। तो अगर एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस बनाओ जिसके अंदर जनरली क्या बोला जाता है 90 to 99% चांसेस है इलेक्ट्रॉन के रहने के। एक आध देखो एक डॉट यहां भी बनाया, लेकिन इस डॉट को अगर छोड़ दो एक्सेप्शन जो है, तो हम क्या बोलेंगे ऑर्बिटल वो रीजन अराउंड होता है न्यूक्लियस के जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। मैक्सिमम मतलब कितने, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 95-98%। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है 90 से 95%, तो हम बोलेंगे हाँ सी वाला सही है। अब देखो डी वाला कि क्या एक ऑर्बिटल 3 क्वांटम नंबर से कैरेक्टराइज होती है? नहीं। एक ऑर्बिटल, हाँ इसमें लिखा है ऑर्बिटल 4 क्वांटम नंबर चाहिए ऑर्बिटल को कैरेक्टराइज करने के लिए। नहीं, गलत बात है। ऑर्बिटल को कैरेक्टराइज करने के लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए? 3 क्वांटम नंबर। ओनली 3 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से? n, l और m। 4 क्वांटम नंबर किसके लिए चाहिए? स्पिन के लिए। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि केवल 3 क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं n, l और m टू स्पेसिफाई एन ऑर्बिटल। ठीक, अब देखिए 28। ये देखने में डरावना आपको लग रहा है। देखिए जो मेडिकल वाले हैं उनको बता दूं, पता नहीं जेई वालों ने भी ऐसा पढ़ा रखे हैं। सिग्मा, इसका क्या मतलब होता है? समेशन। अगर लिखा है सपोज n बराबर 1 से लेकर मान लीजिए 5 तक, ठीक, n बराबर 1 से n बराबर 5 और यहाँ लिखा है सिग्मा n। तो इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब जोड़ना है। तो जोड़ना है कैसे? यहाँ n है तो 1 फिर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सिग्मा n स्क्वायर। अब देखो n बराबर 1 से 5, इसका मतलब क्या होगा कि 1 स्क्वायर, n को ये रखो पहले यहां से यहां तक रखो, फिर 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सपोज लिखा है सिग्मा 2n प्लस 1 और n है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो क्या लिखोगे
2 इंटू 1 प्लस 1, n को 1 रखा, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1, n को 2 रखा, फिर 2 इंटू 3 प्लस 1, n को 3 रखा, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1, प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1। तो ये मतलब होता है इस साइन का, पहले तो ये समझो, ठीक है। 28 ये आईआईटी का क्वेश्चन है। अब बताओ एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है, या मेन एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है। आपको बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने होंगे भाई, मान लो 4th शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, बताओ। किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स कितनी होती थी, खुद बताओ, 2l+1, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 2l+1 ये हो सकते थे। अब l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखो। अब जैसे 4th शेल है, नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल में ऑर्बिटल्स कितनी होती थी, 2l+1, ठीक। और सबशेल कितनी होती है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल इज इक्वल टू 2 इंटू 2l+1। अब देखना, जैसे 4th शेल है तो 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। तो l क्या होगा, 0 1 2 3, ठीक। तो 4th शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने तो तुम क्या करोगे, ऑर्बिटल लिखो इधर। तो ऑर्बिटल तुम लिखोगे यहाँ कितनी होंगी, 1 3 5 7। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको जोड़ दोगे, ठीक। तो अब देखो ऑर्बिटल कितनी होंगी। अगर मैं लिखता हूं कि इस केस में मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर n-1 तक होती है, बताओ। अगर 4 है तो L की वैल्यू कहां तक हुई, 3 तक। तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा 2 इंटू 2l+1। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले L को क्या रखा, अब इसके लिए 4th वाले के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, L की मैक्सिमम वैल्यू मैंने 3 रखी, 2 इंटू 0+1 प्लस 2 इंटू 1+1। ये थोड़ा सा टफ है मेडिकल वालों के लिए बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, प्लस 2 इंटू 2+1 प्लस 2 इंटू 3+1। तो तुम देखो मैं लिख क्या रहा हूं, ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ, ये कितना हुआ, 2 इंटू 1 एक। तो यहां क्या आ रही थी, मेरी ऑर्बिटल्स आ रही हैं, अगर तुम ध्यान से देखो ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ये कितना हुआ 3, 2 इंटू ये देखो कितना हुआ 5, 2 इंटू 7। तो देखो ये क्या है, 4s 4p 4d 4f, देखो है कि नहीं। तो जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसीलिए लिखने का तरीका क्या होता है, l बराबर 0 से लेकर n-1। और अगर ये मेडिकल वालों को नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, जेई वालों को भी नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए। जब मैथमेटिक्स में आप ये सिग्मा टर्म यूज कर लेंगे ज्यादा, तब आपको समझ में आने लगेगा। मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर आपको नहीं आ रहा तो इसमें आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है। 32 कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है, 3p6 3d9, जबकि यहां पर पहले क्या आना चाहिए था 4s। तो या तो 4s2 हो सकता था, 4s2 या 4s1, मतलब 4s2 3d10 भी हो सकता था। 4s में कुछ नहीं है, 4s हटा दिया है, यानी ये क्या होगा, कैटायन होगा। और इलेक्ट्रॉन हटाया है, इलेक्ट्रॉन इजीली कौन देता है, मेटल। तो ये क्या होगा, मेटेलिक कैटायन। इसका आंसर हो जाएगा डी, मेटेलिक कैटायन। एनायन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कैटायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये असाइनमेंट आपकी डिस्कस हो गई। अब एक लेक्चर में कराऊंगा जिसमें दोनों असाइनमेंट मिलाकर जो क्वेश्चन कुछ बचे होंगे वो आपके होंगे। अब इसका आपका टेस्ट होगा पार्ट 2 का। पार्ट 2 का मतलब जो सेकेंड असाइनमेंट है। फिर कुछ दिनों बाद आपको ग्रुप पे मैंने मैसेज डाल ही दिया है, पार्ट 1+2 का कंबाइंड टेस्ट होगा, और फिर आपका संडे को क्यूमुलेटिव। ठीक है, रिवीजन करिए, जितने सवाल मैंने कराए 2-2 3-3 बार करिए। फिर 1-1.5 महीने बाद हम इसको फिर से उठाएंगे एडवांस करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।